नमस्कार, सुप्रभात। अभी हम लोग बस थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और अभी मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ जो भी यहाँ उपस्थित है कि इस कार्यक्रम की समाप्ति तक प्लीज़ अपना फ़ोन स्विच ऑफ मोड पे या साइलेंट मोड पे रखें। नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक खास से कार्यक्रम के लिए। ये आरपीएल का कार्यक्रम है जिसका आज इनॉग्रेशन होगा। आरपीएल यानी कि प्रशिक्षण के पहले जो भी आपका एक शिक्षण होता है उसकी मान्यता के बारे में जानकारी लेना। आरपीएल के बारे में जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम और इसके बारे में जानेंगे। अभी मैं सभी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। अभी हम सभी ने एक वीडियो देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, पीएमकेवीवाई। इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है और जानकारी मिलेगी। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में थोड़ा परिचय करा देती हूँ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जिसमें सरकार का 49% हिस्सा है और निजी क्षेत्र का 51%। इसकी स्थापना 31 जुलाई 2009 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में देखा, उसका एक कार्यकारी क्षेत्र संस्था है, शाखा है। एनएसडीसी का मेन मिशन है कि सन 2022 तक भारत के 150 करोड़ आबादी लोगों को कौशल प्रदान करना, साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि जितनी भी प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहित की जाए ताकि वो गुणवत्ता हो, लाभकारी हो और सस्टेनेबल यानी कि सतत हो। इस मिशन से आगे बढ़ते हुए एनएसडीसी के काफ़ी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो पूरे देश भर में हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी जिले हैं भारत में वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, जिसकी वजह से जितने भी युवा वर्ग हैं या महिलाएं वर्ग हैं या वो सभी वर्ग हैं जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं आगे बढ़ने का या अपना जीविका प्राप्त करने का, उनको प्रशिक्षण देता है और ये इंश्योर करता है कि उनको जॉब मिले या वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का कार्य शुरू करें। एनएसडीसी का एक और कार्य होता है, एनएसडीसी का एक बहुत ही अहम कार्य है फंडिंग देना यानी कि वित्त पोषण करना। साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि जो भी वैसे वर्ग हैं जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, जैसे असंगठित वर्ग हुए, उनकी क्षमता बढ़ाना और बरकरार रखने में उनकी मदद करना। एक बार क्षमता बढ़ा दी, बाकी वो अपनी खुद आगे क्षमता बढ़ा। रिसर्च एक बहुत ही अहम हिस्सा है एनएसडीसी का। रिसर्च के तहत एनएसडीसी का क्या करता है कि जितने भी जिले हैं भारत में वहाँ पे वो एक स्टडी करता है कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं इंडस्ट्री की, मतलब जो निजी क्षेत्र है वहाँ पे जॉब की क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ पे लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको मापता है। इस मापन के दौरान एक रिपोर्ट की बनाई जाती है जिसके वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह के हेल्प से जॉब तैयार किए जाते हैं और जो संस्थान हैं जो प्रशिक्षण देते हैं वो उन वर्गों को ट्रेनिंग देते हैं, स्किल प्रोवाइड कराते हैं। स्टेज पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आके
दीप प्रज्वलित करें और ये जो RPL सेशन है जिसके लिए सब हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं उसका इनॉग्रेट करें। धन्यवाद साहब। CRPF श्री दुर्गा प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और एक वेलकम स्पीच ले। Mr. Jayant Krishna, COO, National Skill Development Corporation, and officers from ILFS, मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि हम ऑफिसर्स के लिए और GD कॉन्स्टेबल्स के लिए, सारे GD स्टाफ के लिए प्रोग्राम्स बनाए रखे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आपके साथी यहाँ पर फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, वीडियोग्राफ कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, बार्बर्स, धोबीज, ये सारे हम मानते हैं कि जब लेते हैं उन्हें ट्रेड्समैन कहते हैं, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट लेते हैं वो इतना जिस तरह से होना है मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ना तो उसके लिए सुविधा है, ना तो उसके लिए कोई सिलेबस है, ना तो कोई टेस्ट प्रोटोकॉल है। सोच रहा था कि ये और भी ठीक ढंग से कर सकते हैं हम अपना काम। तो जब मुझे स्किल डेवलपमेंट के बारे में पता चला, मैंने सोचा कि अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पर हम आप सभी को आप जो काम कर रहे हैं उसमें पहले ये होगा कि आपको ठीक तरह से सिखलाई दे, और दूसरी बात ये है, और वो सबसे बड़ी बात है, कि आपको जितना सिखलाई दिलाई जाती है उसका कोई सर्टिफिकेशन हो। हमारे पास जो कारपेंटर्स हैं, जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं, वो सब जो ITA से पास होते हुए आए हैं, उनके पास तो कुछ सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल्स, ASIs, ऐसे बहुत सारे हैं जो जब मैं कैंप्स में जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ के जो सारा भी कंस्ट्रक्शन का काम है वही करते हैं, मेंटेनेंस का काम है वही करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है, ना तो कोई पहचानत है कि ये लोग इस काम में निपुण हैं। तो अगर इन सबको भी कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग से ज़्यादा कि जो स्किल है उसका कोई रिकग्निशन हो, तो ताकि जब वो सर्विस से रिटायर होते हैं तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि ये काम इतना सुविधा से कर सकते हैं, इतनी निपुणता से कर सकते हैं। ये चाहिए था मुझे, और जब मुझे स्किल डेवलपमेंट के बारे में पता लगा तो मैंने कहा कि ये ऐसा साधन है जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ आज तक, और जो मुझे आज मिल गया है। थैंक यू मिस्टर Jayant Krishna that we got you here with your team, and we would like this, as I said, not to happen just in Delhi, but in all my 42 centers. I got 42 centers. Even if I cannot do it in 42 centers, in all my sector headquarters, if this can happen, which means almost literally all the states, it can happen in all the states, that will be a great driving force for the men. When they retire, they will have something good on hand. And जैसे मैं आपसे कह रहा था, सिर्फ आप लोग को ट्रेनिंग देना ही नहीं,
मैं ये चाहता हूँ कि उनको ट्रेनर्स बनाएं, एसेसर्स बनाएं, ताकि जब जरूरत पड़े हम अंदरूनी देश के अंदरूनी एरियाज में जा सकते हैं, जाते हैं आज भी, और वहाँ जाने के बाद वहाँ के ग्रामीण युवकों को और लड़कियों को वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इस तरह से ट्रेनिंग दें कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जा सकते हैं और दूसरों के सहारा बिना वो अपने आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं गौरव के साथ। तो ये था मेरी दिस माई व्हाट आई वांट टू डू। एंड अगर कोई कर सकता है आपके साथ इस तरह अंदरूनी एरियाज में जाकर कुछ काम करने का, कुछ कोई कर सकता है, ये CRPF है और कोई नहीं है, जिसका रीच इतना अंदर है कि कई कई जगह पर लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं जाता है जहाँ पर हम जाते हैं। तो लाइक जैसे कि छत्तीसगढ़ एंड अदर प्लेसेस, तो जिस तरह से हम काम कर सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस तरह और कोई नहीं कर सकते हैं। तो लुक फॉर दैट, you and your entire team to help us in this work. Thank you very much. थैंक यू सर। और अब मैं NSTC के ED एंड COO जयंत कृष्णा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को NSTC के विजन के बारे में कुछ बताएं। Mr. Durga Prasad, the DG, dignitaries on the dais and those in the audience, and all of you, hearty good morning to each one of you. मेरे करीब जो गौरव हैं आज वो आपको बताएंगे कि NSDC CRPF के लिए क्या कर रहा है, बट मैं अपना फोकस रखना चाहूँगा आपको स्किल इंडिया मिशन के बारे में बताने के लिए और किस तरह से NSDC उसमें बराबर तत्परता से कार्यरत है। आपको भारतवर्ष की जो GDP है इस समय की आर्थिक उपलब्धि जो है वो GDP को अगर आप उसकी रैंक करें तो भारत इस समय सबसे धनी देशों में एक है, 7वां नंबर पे पूरे सारे दुनिया के सारे देशों में 7th रैंक है GDP के टर्म्स में भारत की। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो ये जो 7वीं रैंक है ये 3री रैंक आ जाती है भारत की GDP रैंक के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। सबसे बड़ा US है, उसके बाद चाइना है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत उससे आगे निकल के 3rd हाईएस्ट GDP रैंकिंग कंट्री बन गया है PPP के टर्म्स में वर्ल्ड में। लेकिन ये एक तरह से बहुत खुशी की बात है, बहुत ही हमें हर्ष होना चाहिए, हमें बहुत ही वी हैव टू हैव अ फीलिंग ऑफ प्राइड कि हम ऐसा उपलब्धि कर पाए हैं। लेकिन अगर इसी GDP को आप विभाजित कर दीजिए देश की जनसंख्या से तो एक पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये एक इंडिकेटर निकल के आता है कि औसतन एक भारतवासी क्या उसकी इनकम है। और ये इनकम जो आती है उसमें भारत की जो रैंक है, कहाँ वो 7वीं और 3री थी पूरे दुनिया में, ये 144 रैंक हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक कहीं पे थोड़ी सी शर्म की बात है कि इतनी खराब रैंक है हमारी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लीजिए तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें भी हमारी रैंक भारत की सारे देशों में मिला के काफी खराब है। 144 से कुछ बेहतर, लेकिन 130 है हमारी रैंक। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने के लिए कि कैसे हम इसको करें। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे भारत एक मुल्क नहीं है, शायद उसके अंदर 2 इमेजिनरी कंट्रीज को एग्जिस्ट करते हैं। एक वन इंडिया विच इज सो डेवलप्ड, जिसमें इतने लोगों की पर कैपिटा इनकम हाई है, एजुकेशन लेवल्स, अटेनमेंट्स इतने हाई हैं कि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के बेस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाता है। और दूसरा भारत जहाँ पे बहुत कमियां हैं और उसमें से बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि वेयर देयर नेक्स्ट मील इज गोइंग टू कम फ्रॉम। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री के लिए। और स्किल्स एक ऐसा एरिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम दक्षता की या कौशल होने की बात करते हैं, हुनर की बात करते हैं, तो जितने भी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही एम्बिशियस मिशन शुरू किए हैं, मेक इन इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स मिशन मोड में शुरू किए हैं। लेकिन इन सब को सक्सेसफुल होने के लिए
भारत के लोगों को हुनर उनके पास होना बहुत जरूरी है और स्किल इंडिया मिशन को सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। ये सारा जो प्रायोरिटी शुरू हुई थी, ये एक यूएस के मैनेजमेंट ग्रुप थे, सी के प्रभात, उन्होंने शुरू करा था एक इनिशिएटिव विच वाज कॉल्ड इंडिया एट 75। तो उन्होंने उसको इवेंजलाइज करने की कोशिश करी कि जब मुल्क हमारा आजाद मुल्क 75 साल का हो जाएगा 2022 में, तो हम किस तरह का देश देखना चाहेंगे। और उन्होंने बोला कि अलग अलग बाकी चीजों के साथ साथ हमें करीब 50 करोड़ हुनर वाले भारतीयों की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर हमारे जीडीपी रैंक को डबल डिजिट में आना है। मेरा ऐसा सौभाग्य था कि उनसे जुड़ने का उस मुहिम में, उस कार्य में, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली जिससे मैं स्किल डेवलपमेंट में आया। और मुझे लगता है फंडामेंटली एक कौशल विकास एक ऐसा समय, ऐसी योजना है जिसका समय आ चुका है। वन आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। हम लोग बोलते हैं कि हमारे भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पिछले सेंसस के हिसाब से करीब 120 करोड़ प्लस थी, और ये एक अभिशाप है बहुत बड़ा। तो किस तरह से जनसंख्या हमारे लिए एक अभिशाप ना होके वरदान सिद्ध हो, ये तभी हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा भारत जो है एक पूरे वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बन के निकले, पूरे टैलेंट के लिए पूरा दुनिया भारत आए। और कई क्षेत्रों में जैसे आईटी, जिसमें मुझे खुद काफी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो टैलेंट के ही बेसिस पे, स्किल्स के ही बेसिस पे आज भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा करीब इससे आता है। और सारा पूरे दुनिया में जो आउटसोर्सेबल यूनिवर्स है उसका रफली 45% मार्केट शेयर सिर्फ एक मुल्क भारत के पास है। तो ये स्किल्स इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने जा रहे हैं अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात करते हैं ये भारत को अटेन करना है। और ये भी कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, हम किस तरह से जनसंख्या को एक वरदान बनाए, ये कोई एक एंडलेस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपने शुरू किया, अरे आज नहीं करेंगे, 2 साल 10 साल बाद कर लेंगे, 30 साल बाद कर लेंगे। अगर ये पोटेंशियल अब से नेक्स्ट 10 से 15 साल के बीच में नहीं आएगा तो ये जो एक बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर है, शायद इससे ये हम हमारे साथ नहीं रहेगा और इससे हमारे पास से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। भारत में बहुत सी अच्छी चीजें हैं हमारे पास। सारे दुनिया के सारे मुल्कों में, खासतौर से जो बड़े मुल्क हैं उनमें जो हमारी औसतन आयु है हमारे वर्कफोर्स की, वो करीब 27 साल है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि 27 साल इतनी कम औसतन आयु होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव रहेगी भारत के लिए बहुत ही लंबे समय के लिए। और जो एक यंग वर्कफोर्स का कॉस्ट टू द इकोनॉमी होता है ये भी काफी कम होता है, जो कि हमारे बिजनेसेस को, हमारे इंडस्ट्री को ग्लोबली, डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो इसलिए यंग वर्कफोर्स एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास इस समय करीब 51 करोड़ लोगों की जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है कंट्री में वो है, लेकिन इसमें आयरॉनिकल ये है कि करीब 93% लोग ये इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और सिर्फ जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की या सीआरपीएफ या इस तरह की जो नौकरियां हैं वो सिर्फ 7% है पूरे वर्कफोर्स की। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में इंप्रूव करेगी, लेबर लॉज और लिबरलाइज होंगे, ये अपने आप होगा और ज्यादा ट्रांजिशन होगा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर की ओर। ये जो हमारी 51 करोड़ की जो वर्कफोर्स है, इसमें एक और चीज है, इसमें मुश्किल से करीब 4% लोगों को फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट हुआ है, एक ट्रेनिंग हुई है क्लास और लैब के एनवायरमेंट में। और अगर आप देखें साउथ कोरिया जो एक छोटा सा मुल्क है, उसमें करीब 96% लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है। लोग कहते हैं चाइना जो हमसे जिसकी वर्कफोर्स की तादाद हमसे भी बड़ी है, वहां पे 45 से 50% लोग फॉर्मली स्किल्ड हुए हैं। जर्मनी में ये 70% है और ज्यादातर मुल्कों में 50% से लेके 98-99% तक ये उनके स्किल वर्कफोर्स की नंबर है। तो हमारे यहाँ हमने इस एरिया को बहुत नेग्लेक्ट किया है और अब ये समय आ गया है कि हम इस पे आगे चलें। बहुत से चैलेंजेस हमारे कंट्री में हैं। बहुत से लोग स्किल्स के लिए नहीं जाते, ये सोच के कि शायद ये एंड ऑफ द रोड है।